नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आकांक्षा शुक्ला CGPSC पे। आप सभी को पता होगा कि CGPSC ACF की वैकेंसीज आ चुकी है एंड काफ़ी सारे बदलाव हमें प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिले हैं। चाहे फिर आपको पेपर 2 की यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपने देखा होगा कि आपकी जो फॉरेस्ट्री एंड उसमें एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसमें ऐड ऑन हुआ है। क्या पेपर 2 में आपको जो मार्किंग के जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो आपको इक्वली देखने को मिल सकते हैं? अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि पेपर आपका है 150 क्वेश्चंस का एंड आपको जो 7 सब्जेक्ट्स है यदि उसको इक्वली डिवाइड करना चाहे तो किसी में 22, किसी में 21, किसी में 23 क्वेश्चंस आने की संभावना है। बट ऐसा भी यहाँ पे सोचा जा सकता है कि चाहे वो हो सकता है कि आपकी जो फॉरेस्ट की वैकेंसी है तो वहाँ पे वो फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। इसलिए हमें सारी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी यहाँ पे रेडी रहना होगा। सो आज से हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके एनवायरनमेंट से एंड एनवायरनमेंट के लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत हम इस वीडियो से करेंगे, जिसमें आपका जो पहला यूनिट है वो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे आपकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है एंड उस कंजर्वेशन के जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है। देन हम स्टडी करेंगे बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया के बारे में कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स है जिसे बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। एंड देन हम लास्ट में कुछ वन लाइनर्स देखेंगे जो आज की क्लासेस से हमारे रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो बायोलॉजिकल का बायो एंड दूसरा होता है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइवर्सिटी मतलब काफी ज्यादा वेराइटी एंड काफी ज्यादा डिफरेंसेस। मतलब डिफरेंसेस किन चीजों का? बायोलॉजिकल मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या चीज हो सकती है जिसमें डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? फ्लोरा, फोना एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हैबिटेट जिसमें ये फ्लोरा एंड फोना एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या वो फ्लोरा एंड फोना पानी में है? क्या वो फ्लोरा एंड फोना आपके लैंड पे है? क्या वो फ्लोरा एंड फोना आपके माउंटेनियस एरिया में है? क्या वो फ्लोरा एंड फोना आपके डेजर्ट एरिया में? सो वो इकोसिस्टम जो होता है या जो हैबिटेट जो होता है, सो वो डिसाइड करेगा कि फ्लोरा एंड फोना किस कंडीशन में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी इज दैट पार्ट ऑफ नेचर which includes the differences in genes among the individuals of a species। देखिए, जेनेटिक डिफरेंस आने की वजह से भी आपकी जो रहने की जो क्षमता होती है किसी भी इकोसिस्टम में वो क्या हो सकती है? वेरी हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक डिफरेंसेस तब पैदा होते हैं जब डिफरेंट जीन्स आपके कंबाइन हो जाते हैं विद कोई भी रैंडम पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, एंड जो दूसरा डिफरेंस है वो द वैरायटी एंड रिचनेस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। सारी प्रजाति के प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको वैरायटी जो देखने को मिलती है हमारे इकोसिस्टम में, वो भी क्या है? आपका एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। एंड जो तीसरा लेवल है जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क किया है, दैट इज डिफरेंस इन वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एज वेल। मतलब हमने जो स्पीशीज और जो जेनेटिक स्पीशीज की जो यहाँ पे बात करी, वो जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, ठीक है, दैट इज डिफाइंड विद इन द एरिया। सो इसका पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या नाम करते हैं? बायोडाइवर्सिटी। दैट इज योर डिफरेंस इन योर इकोसिस्टम, डिफरेंस इन योर स्पीशीज एंड डिफरेंस इन योर जेनेटिक। ठीक है, तो ये जो कंबाइन जो पूरा डिफरेंस हमें एक जगह पे देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या इन शॉर्ट वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सेकेंड चीज, बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल होते हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स है। सो या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बायोडाइवर्सिटी लेवल। 3 दिए रहेंगे और चौथा जो ऑप्शन में रहेगा वो कुछ और चीज दी होगी, तो आपको उस पर टिक लगाना है। सो अब हम एक एक लेवल्स को डीप में देखेंगे। तो आपके इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि ये भी एक लेवल है बायोडाइवर्सिटी का। इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि इट इज द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ विच हैव देयर ओन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव इंटरलिंक्ड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस। कैसे किस प्रजाति को किस जगह पे रहने में
कंफर्टेबल है, किस हैबिटेट में वो हैबिचुअल है, वो डिसाइड करेगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस के लिए कि सबसे पहले एक बेसिक एक तालुका है, मतलब एक गांव, फिर वो गांव किसी स्टेट में आता है, वो स्टेट किसी कंट्री में आता है। उसी तरह से इकोसिस्टम फॉर एनी काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज स्पेसिफिक इन द जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, एंड यदि मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल, तो वो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो फॉरेस्ट हो सकता है, वो ग्रासलैंड्स हो सकता है, वो डेजर्ट हो सकता है, वो माउंटेन हो सकता है। और यदि मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वो आपके रिवर्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, ओशियन हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके एक्वेटिक से रिलेटेड है। देन कुछ इकोसिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें मैन का इन्फ्लुएंस होता है या ह्यूमन इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि आपके फार्मलैंड या फिर ग्रेजिंग पास्चर। जैसे फार्मलैंड हम यदि बात करें, तो वो जो आपने अर्थवॉर्म्स देखे होंगे, तो उन्हें वैसी ही जगह पे रहना पसंद है, तो वो तो आपके ह्यूमन मॉडिफाइड है, मतलब उसको वहां पे ह्यूमन का इन्फ्लुएंस है। तो उस तरीके का इस इकोसिस्टम आपके फार्मलैंड और ग्रेजिंग पास्चर, जो आपकी जो चरने के लिए जो कैटल्स जो जाती है, वो उस माहौल में रहना पसंद करते हैं। तो ये है आपके मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम्स। एंड यदि मैं जनरल इकोसिस्टम की बात करूँ, इट इज रेफर्ड एज नेचुरल व्हेन it is relatively undisturbed by the human activities or modified when it is changed to other type of uses such as farmland और urban area। मतलब इकोसिस्टम मतलब वो नेचुरल एरिया जो बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है, और यदि है भी तो उसको उस लायक बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूर फार्म लैंड एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, एंड इफ नेचुरल इकोसिस्टम को यदि आप मिसयूज करोगे और ओवर यूज करोगे, तो इवेंचुअली इट विल डिक्रीज एंड जो आपकी डिग्रेड होना स्टार्ट कर देंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंडिया इज एक्सेप्शनली रिच इन द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आपको यदि ठंडा इलाका चाहिए आपके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, आपकी फ्लोरा फोना के अकॉर्डिंग, तो आप नॉर्थ में चले जाइए। आपको गर्म एरिया चाहिए तो आप वेस्टर्न पार्ट में चले जाइए। यदि आपको थोड़ा ग्रीनी माउंटेन्स टाइप चाहिए तो आप उसके नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। यदि आपको मॉइस्चर पसंद है तो आपको ये इकोसिस्टम आपको साउथ में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की, जो है आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी। देखिए, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स इट स्पीशीज डाइवर्सिटी। किसी भी एरिया में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स की प्रजाति जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में डिफरेंट है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, एंड इनको रहने के लिए आपको अल्टीमेटली पता है क्या चाहिए? इनको नेचुरल इकोसिस्टम चाहिए, या फिर मैन इन्फ्लुएंस्ड इकोसिस्टम, दैट इज योर एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। यदि आपका जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है एंड बिल्कुल मैन या ह्यूमन इन्फ्लुएंस वहाँ पे एकदम जीरो है, तो ये जायज सी बात है कि वहाँ पे आपको जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड बता दूं आपको कि यदि आपका अर्थ है, तो जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखा होगा आपने, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए आपके इक्वेटर के आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है, आपका फ्लोरा एंड फौना काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज में यहाँ पे पाया जाता है एज कम्पेयर टू आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो फिर इससे क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो जाएगा कि किस एरिया या फिर किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड में आपके सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन में कुछ भी दिया हो तो आपको इक्वेटर लगाकर आना है। ठीक है, अब हमारे आज की कंडीशन में आपकी अर्थ में 1.8 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज है। ठीक है, किसी भी तरह की प्लांट या एनिमल या फ्लावरिंग इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स की। ठीक है, और इसके अलावा एरिया डेट आर रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट। अभी ये हॉटस्पॉट क्या होता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हॉटस्पॉट ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपकी जो बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना होते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे रूल्स या नॉर्म्स बनाए गए हैं, जहाँ पे आप किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। एंड इसके अलावा काफ़ी ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे, जो खत्म होने की कगार पे, उनका अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो हमारे इंडिया में यदि मैं बात करूँ तो टोटल 4 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। ठीक है, एंड इंडिया इज अमॉन्ग द वर्ल्ड्स 15 नेशन दैट आर एक्सेप्शनली रिच इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, ड्यूरिंग each member of any animal or plant species differ widely from each other, individual in its
genetic makeup because of the large number of combinations possible in the genes that give every individual specific characteristic. देखिए, किसी भी तरीके का जो जेनेटिक मेकअप होता है या किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक स्पेसिफिक बॉडी दूसरी बॉडी से अलग हो जाती है। जैसे कि हम ह्यूमन बाकी स्पीशीज या बाकी प्रजातियों से कैसे है, अलग है। ठीक है, एंड दिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज एसेंशियल, ये जरूरी भी है, क्योंकि यदि ये आपको यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको वेरिएबल होना पड़ेगा। एंड एक टेक्निक होती है जिसका नाम है जीन पूल। देखिए, जीन पूल की मदद से काफी ज्यादा जो आपके जो जेनेटिकली अगर किसी में हमको डिफरेंस पैदा करना है मैन्युअली, तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो होती है जीन पूल। तो इवेंचुअली दिस कैन लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज, इसीलिए भी आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी जरूरी है। एंड द डाइवर्सिटी इन विच वाइल्ड स्पीशीज फॉर्म द जीन पूल फ्रॉम विच अवर क्रॉप एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब किसी भी तरीके का चेंज लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीन पूल की टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जीन पूल से भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे इंडिया में बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में 10 ऐसे मेजर रीजन्स है जिसको डिक्लेयर किया गया है बायो जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला आता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये आपके आइलैंड वाले पार्ट में है। फिर है आपका वेस्टर्न घाट्स, जो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरला में है। देन आता है आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो ऑलमोस्ट आपके बिहार से स्टार्ट होता है ना, आपके आसाम पे एंड होता है। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्या है, आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो उसको भी बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। इसके अलावा आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कंप्लीट पूरा, ठीक है, पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको भी इस क्लासिफिकेशन में लाया गया है। उसके अलावा आपके थार डेजर्ट को भी इस एरिया में जोड़ा गया है। देन आपका नॉर्थ में लद्दाख रीजन, ठीक है। देन आपके मैंग्रोव्स जो सुंदरबन डेल्टास में है। देन तराई रीजन। देखिए, तराई रीजन क्या है, तराई रीजन आपके हिमालयस का वो पार्ट है जो आपने फुटहिल सुना होगा, मतलब जो सबसे नीचे हिमालय रहता है, जो जिसको हम शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक के फुटहिल्स में, जस्ट उसके जो फुटहिल्स में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, तराई रीजन। जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही कम पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो बड़े बड़े रॉक्स है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, और जो हिमालयस की जो रिमेनिंग्स है, जो वहाँ के स्टोन्स है, वो वहाँ होने की वजह से क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वहाँ पे काफी कम है। बट जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो काफी डाइवर्स है। ठीक है। एंड सेमी एरिड रीजन मतलब वो एरिया हमारे डेक्कन प्लेट्यू का, जो तेलंगाना, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र का जो सेमी एरिड रीजन है, जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है, लेकिन वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसा है आपका, अच्छा खासा है। एंड इसके अलावा आपके हिमाचल एंड उत्तराखंड के जो हिमालयस के जो पहाड़ है, वो वाला रीजन आपके बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया में आ सकता है। ठीक है। सो ये आपके जो 10 एरियाज है, ये आपको अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस स्टेट में है या फिर किस रीजन में है। ठीक है। सो अब हम कुछ वन लाइनर्स देखेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन कि टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज गिवन बाय रेमंड एफ डेसमैन। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो आपके रेमंड डेसमैन ने दिया था, लेकिन जो टर्म बायोडाइवर्सिटी था वो आपका वॉल्टर रॉजन ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देन इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी बाय यूनाइटेड नेशन, वो मनाते हैं हम 22 मई को। बट नॉर्मली अदर जो कंट्री है जो यूएन का पार्ट नहीं है, और जो कुछ कंट्रीज यूएन के पार्ट है, तो भी वो बायोडाइवर्सिटी डे आपका 29 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी लॉज एंड पॉलिसीज एंड इंडिया आर गिवन बाय आपके सेबोल, मतलब CEBPOL। ये एक बॉडी है जिसकी नॉर्वे के साथ क्या है, MOU है। एंड इसके थ्रू आपके जो बायोडाइवर्सिटी के लॉज है वो गवर्न होते हैं। Biodiversity can be denoted by alpha, beta, gamma. Biodiversity was given by which scientist? It was given by Whitaker. Okay. The next, maximum biodiversity is found in which forest? So मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहां पे क्या है, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो द आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन साइलेंट वैली, ये आपके वेस्टर्न घाट वाला एरिया है जो मैंने आपको बायोजियोग्राफिक रीजन में बताया है।
So that is related to which state? So that is your Kerala. Then वैली ऑफ फ्लावर्स, देखिए साइलेंट वैली एंड वैली ऑफ फ्लावर्स को कंफ्यूज नहीं करना। वैली ऑफ फ्लावर्स आपके चामोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड स्टेट, ये भी आपके बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशंस में आता है। देन टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड इज टोटल 36। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे हॉटस्पॉट जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का, फ्लोरा फ्लोना का काफी अच्छी तरह ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज पे काफी फोकस किया जाता है, तो वैसे आपके पूरे वर्ल्ड में टोटल 36 हॉटस्पॉट डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया में टोटल 4 हॉटस्पॉट है। सबसे पहला है आपका वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड सुंदरलैंड। ठीक है, सुंदरलैंड मतलब आपका अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो डिक्लेयर हुआ है वो 36, वो है आपका नॉर्थन अमेरिकन कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। इसके अलावा आपके इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स पूछा जा सकता है, तो ये टोटल आपके 18 है। एंड टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया विच आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, मतलब वो इन 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे है जो किसका हिस्सा है, आपके वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट है कि रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय विच बॉडी? सो दैट इज योर IUCN। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये रेड डेटा बुक क्या है। ठीक है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सो आज जो हमने आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितना भी उसकी डेफिनेशन, उसके लेवल्स, और जो हमने बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो हमने वन लाइनर फैक्ट देखे, सो इससे रिलेटेड जो भी MCQs होंगे हमें आपके सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका इंटरेस्ट हमें ऐसे ही लगातार मिलता रहा तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, एंड नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट होगा जो आप चाहोगे आपको इस पे रेगुलर वीडियोस मिलना स्टार्ट रहेंगे। सो यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।